नमस्कार, स्वागत है आपका जीएस विद अर्जुन में। यहाँ हम जनरल स्टडीज को समझेंगे बिल्कुल नए अंदाज में, तो बने रहिए हमारे साथ। जी हाँ, तो चलिए शुरू कर। नमस्कार। आज हम चल रहे हैं इतिहास में थोड़ा पीछे, लगभग 5000 साल पीछे। एक ऐसे वक्त में जब सोचिए न गूगल था न बिजली। हाँ बिल्कुल। लेकिन भारत में एक बहुत ही विकसित योजनाबद्ध शहरी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता। जी। ये सिर्फ ईंट पत्थर की कहानी नहीं है, ये भारत की सबसे पुरानी, सबसे व्यवस्थित नगर सभ्यताओं में से एक की कहानी है। बिल्कुल। तो चलिए आज इसी सभ्यता की कुछ गहराइयों में उतरते। बिल्कुल। और ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि ये सभ्यता अपने समय से कितना आगे थी। इसका जो फैलाव था, जो प्लानिंग थी, वो वाकई हैरान करती है। हाँ। इसकी खोज जैसा आपने कहा 1921 में पंजाब के हड़प्पा में हुई थी, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अच्छा, तो इसका समय क्या माना जाता है मोटे तौर पे? हाँ, तो देखिए ये सभ्यता मोटे तौर पर 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच अपने चरम पर थी, फली फूली। और फैलाव ये तो बहुत बड़े इलाके में थी ना? हाँ, बहुत विशाल। आज के जम्मू से लेकर नीचे महाराष्ट्र तक सोचिए, और उधर बलूचिस्तान से लेकर इधर पूर्व में उत्तर प्रदेश तक। बाप रे। मुख्य रूप से सिंधु नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं, उनके किनारे ये बसी थी। तो नदियों का बड़ा रोल रहा होगा इनके विकास में। बिल्कुल, नदियों का किनारा ही तो सब कुछ था। खेती के लिए पानी मिला और व्यापार के लिए रास्ते भी खुले। इसी वजह से ये सभ्यता इतनी फैली और पनपी। अच्छा, अब आते हैं सबसे दिलचस्प बात पे, मेरी पसंदीदा, इनकी शहरी योजना। वो तो कमाल की थी। 5000 साल पहले ग्रिड पैटर्न पर सड़कें। हाँ बिल्कुल, सीधी सड़कें जो एक दूसरे को समकोण पर 90 डिग्री पर काटती थी। और घर भी वो पक्की ईंटों के बने हुए थे। जी, और वो भी एक स्टैंडर्ड साइज की ईंटें। मानकीकरण देखिए आप, चौड़ी सड़कें थीं और सबसे अद्भुत भूमिगत जल निकासी व्यवस्था। ड्रेनेज सिस्टम। हाँ, ढकी हुई नालियां। साफ सफाई का कितना ध्यान रखते थे वो लोग। सही बात है, मोहनजोदड़ो का वो विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ, वो भी लाजवाब है। शायद कोई धार्मिक या सामाजिक केंद्र रहा होगा। पूरी प्लानिंग और अनुशासन दिखता है समाज में। बिल्कुल, एक संगठित समाज की ये निशानियां हैं। सामुदायिक जीवन और सफाई का महत्व साफ झलकता है। अच्छा, अब जरा अर्थव्यवस्था और व्यापार पर आते हैं। खेती तो मुख्य आधार रही होगी। हाँ, खेती पर निर्भर थे। गेहूं, जौ उगाते थे, और हाँ, खासकर कपास। ये ध्यान देने वाली बात है कि कपास की खेती की सबसे पुरानी जानकारी यहीं से मिलती है। अच्छा, ये तो महत्वपूर्ण है। जी, और व्यापार भी, वो भी खूब फला फूला, खासकर मेसोपोटामिया के साथ। समुद्री व्यापार के प्रमाण मिले हैं। लोथल का नाम सुना होगा आपने? हाँ, लोथल, वो तो शायद एक बंदरगाह था, है ना? बिल्कुल, एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। और यहां से मिली वो मोहरें, सील्स, वो भी बहुत खास हैं। उन मोहरों का क्या महत्व था? उन पर वो जानवरों की आकृतियां बनी होती थीं। हाँ, उन मोहरों का महत्व बड़ा है। ये शायद व्यापार में इस्तेमाल होती थी, पहचान के लिए, या शायद एक तरह की लिपि भी इन पर है, जो बताती है कि उनका सिस्टम कितना जटिल था। बाहरी दुनिया से जुड़ाव का भी एक पक्का संकेत है। समाज और धर्म के बारे में हमें क्या पता चलता है? कोई बड़े मंदिर तो नहीं मिले कहते हैं? नहीं, बड़े मंदिर या भव्य मूर्तियां नहीं मिली हैं जैसे मिस्र या मेसोपोटामिया में मिलती हैं, लेकिन कुछ खास चीजें जरूर मिली हैं। जैसे वो एक पशुपति मोहर है, उस पर एक योगी जैसी आकृति बनी है। कुछ विद्वान उसे शिव का आदि रूप मानते हैं। अच्छा। और मातृ देवी की बहुत सी छोटी छोटी मूर्तियां मिली हैं। शायद ये महिलाओं की पूजा या उर्वरता का प्रतीक रही हों। और वो अग्नि वेदिकाएं कालीबंगन में? हाँ, कालीबंगन जैसी कुछ जगहों पर अग्नि वेदिकाएं फायर ऑल्टर्स भी मिली हैं। तो ये सब उनके विश्वासों की एक झलक देते हैं। शायद प्रकृति पूजा, या जो बाद में भारतीय धर्म विकसित हुए, उनके शुरुआती रूप। हाँ, वही तो सबसे बड़ा रहस्य है। एक चित्रात्मक लिपि है, पिक्टोग्राफिक, जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। तो वो कैसे लिखते थे? किस तरफ से? अंदाजा है कि शायद दाएं से बाएं लिखी जाती थी, पर जब तक ये पढ़ी नहीं जाती, उनकी सटीक धार्मिक मान्यताएं क्या थीं या उनका समाज कैसा था, ये पूरी तरह जानना मुश्किल है। एक पहेली है ये। अब सबसे बड़ा सवाल, इतनी विकसित, इतनी फैली हुई सभ्यता अचानक गायब कैसे हो गई? इसका पतन कैसे हुआ? देखिए, इसका कोई एक सर्वमान्य कारण नहीं है। इस पर इतिहासकारों में आज भी बहस चलती है। कई सिद्धांत हैं। जैसे कि नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया हो,
या शायद सरस्वती नदी सूख गई हो, पर्यावरण में कोई बड़ा बदलाव आया हो। व्यापार में गिरावट भी एक कारण हो सकता है। हाँ, व्यापार में गिरावट आना भी एक वजह मानी जाती है। कुछ इतिहासकार आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत भी देते थे पहले, लेकिन अब वो काफी विवादास्पद माना जाता है, उस पर ज्यादातर लोग सहमत नहीं हैं। तो मतलब कोई एक वजह नहीं? उनका सूखना, अर्थव्यवस्था का कमजोर होना, इन सब ने मिलकर धीरे धीरे इस सभ्यता के पतन में भूमिका निभाई होगी। शहर उजड़ते गए, लोग शायद दूसरी जगहों पर चले गए। तो इसका मतलब यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता सिर्फ पुरानी ईंटें और टूटे बर्तन नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये तो वैज्ञानिक सोच, सामाजिक व्यवस्था और एक सांस्कृतिक परिपक्वता का जीता जागता प्रमाण है। आज जब हम स्मार्ट सिटी की बात करते हैं ना, तो लगता है 5000 साल पुरानी इस सभ्यता से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। बिल्कुल सही कहा। और अंत में एक सोचने वाली बात यह भी है कि भले ही हम उनकी लिपि न पढ़ पाए हों, उनके शहर, उनके छोड़े हुए अवशेष, वो खुद ही हजारों साल पहले की इंसानी प्रतिभा और उनके सामाजिक संगठन की कहानी कह रहे हैं। सही है। न जाने ऐसे कितने प्राचीन खंडर, कौन-कौन सी अनकही कहानियां अपने अंदर समेटे हुए होंगे। बस हमें उन्हें सुनना सीखना होगा। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। और ऐसे ही और पॉडकास्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।